देखिए, कुछ कविताएं ना सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी का पूरा फलसफा होती हैं। और महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली बिल्कुल वैसी ही एक कविता है। ये दुख की गहराइयों में तो जाती है, लेकिन वहां से जीवन के मकसद की एक रोशनी लेकर लौटती है। तो आइए इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कविता की पहली ही लाइन, मैं नीर भरी दुख की बदली, बस ये एक लाइन ही पूरी कविता का मूड सेट कर देती है। पर दुख से भरी बदली होने का असल में मतलब क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कविता के केंद्र में है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस आवाज को समझना होगा जिसने ये शब्द लिखे हैं, यानी महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो चलिए पहले कवयित्री और उनके दौर को थोड़ा जानते हैं। महादेवी वर्मा को सिर्फ एक कवयित्री कहना, सच कहूं तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो एक जबरदस्त निबंधकार थीं, अपने समय से आगे की एक नारीवादी विचारक थीं और हिंदी साहित्य के छायावाद आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक। और उन्हें आधुनिक युग की मीरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य में मीरा जैसी ही एक गहरी पीड़ा और भक्ति दिखती है। अच्छा, अब ये छायावाद क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये हिंदी साहित्य का वो दौर था जब कवियों ने अपने मन की बातों को, अपनी निजी भावनाओं को, जैसे कि प्रेम, दुख, इन सबको प्रकृति से जोड़कर लिखना शुरू किया। और इस कविता की आत्मा तक पहुंचने के लिए इस दौर को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम कवयित्री और उनके युग के बारे में जान गए हैं, तो अब सीधा कविता के दिल में उतरते हैं और बात करते हैं इसके सबसे शक्तिशाली रूपक यानी मेटाफॉर की, दुख की एक बदली। यहां पर एक बहुत ही कमाल की बात है, नीर शब्द का इस्तेमाल। महादेवी जी ने इतनी खूबसूरती से इस एक शब्द में दो मतलब छिपा दिए हैं। नीर का एक मतलब है पानी, जो बादल में होता है, और दूसरा मतलब है आंसू, जो कवयित्री के मन में है। तो वो अपने आंसुओं से भरे जीवन की तुलना पानी से भरे बादल से कर रही हैं। कमाल है ना? और जरा इस तुलना को देखिए, कितनी सटीक है। एक तरफ है बदली का जीवन जो जल से भरी है, अस्थिर है और गरजती है, तो दूसरी तरफ है कवयित्री का जीवन जो दुख से भरा है, जिसका मन अशांत है और जो विलाप कर रहा है। पूरी कविता की बुनियाद इसी बराबरी पर टिकी है। लेकिन दुनिया इसे कैसे देखती है, इसी पर कविता की ये लाइन चोट करती है, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, मतलब मेरे रोने पर इस घायल दुनिया को हंसी आ गई। ये दिखाता है कि किसी के निजी दर्द को अक्सर दुनिया समझ ही नहीं पाती। इसका जो गहरा सामाजिक मतलब है ना, वो सोचने पे मजबूर कर देता है। देखिए, जब बादल गरजता है तो प्यासी धरती और लोग खुश होते हैं कि चलो अब राहत मिलेगी। लेकिन जब एक स्त्री अपना दर्द बयान करती है तो समाज अक्सर उसकी पीड़ा को समझने की बजाय उसका मजाक बना देता है। पर रुकिए, ये कविता सिर्फ दुख और दर्द की कहानी नहीं है। असल में कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। ये कविता दिखाती है कि कैसे उसी दर्द में सृजन यानी क्रिएशन छिपा होता है, कैसे दुख एक लाइफ गिविंग फोर्स बन जाता है। इस लाइन की खूबसूरती देखिए, जब बदली अपने बोझ से आजाद होकर बरसती है तो वो सूखी धूल के कणों पर गिरकर नए जीवन को, नई कोपलों को जन्म देती है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो दुख है ये स्वार्थी नहीं है। कवयित्री के आंसू, जो उनकी कविताएं हैं, वो बारिश की बूंदों की तरह हैं। वो दुनिया की प्यास बुझाती हैं, उसे राहत और सुंदरता देती हैं। दुख यहां आकर एक उद्देश्य बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ना हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, बोझ यानी मन में दुख का इकट्ठा होना। दूसरा, मुक्ति यानी उस दुख का आंसू या कविता बनकर बाहर निकलना। और तीसरा और सबसे अहम, सृजन यानी उस दुख से दूसरों के लिए कुछ खूबसूरत बना देना। ये दर्द को कला में बदलने की एल्केमी है। अब चलिए इस कविता के कैनवस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये कविता सिर्फ एक व्यक्ति के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दौर के नारी जीवन के अनुभव की भी एक आवाज है। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। एक ऐसा वजूद जिसके आने से रास्ता मैला नहीं होता और जिसके जाने के बाद कोई पैरों के निशान भी नहीं बचते, एक ट्रेसलेस एग्जिस्टेंस। और ये पंक्तियां सीधे सीधे उस ऐतिहासिक सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं जहां महिलाओं के अनगिनत योगदानों को कभी गिना ही नहीं गया, उन्हें कभी कोई पहचान ही नहीं मिली। जैसे बादली आती है, बरसती है और चली जाती है, वैसे ही महिलाओं के श्रम को भी अक्सर अनदेखा कर दिया गया।
और इसी भावना को और गहरा करती है ये अगली पंक्ति, जो एक बेगानेपन, एक अपनेपन की कमी को दिखाती है कि इस विशाल आकाश का कोई भी कोना कभी मेरा अपना नहीं हो पाया। सोचिए, एक बादल पूरे आसमान में आज़ादी से घूमता है, पर क्या आसमान का कोई टुकड़ा उसका अपना होता है? नहीं। ठीक इसी तरह कविता बताती है कि कैसे महिलाओं को समाज में रहते हुए भी अपनी जमीन, अपने अधिकार, अपनी जगह से वंचित रखा गया है। तो इन सभी गहराइयों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर में ये कविता हमें क्या सिखाती है? इसका स्थायी संदेश, इसका फाइनल टेक अवे क्या है? अच्छा, कुछ बातें जानना यहाँ बड़ा दिलचस्प है। ये कविता 1936 में प्रकाशित उनके संग्रह सांध्य गीत से है, और ये स्व से पर तक की यात्रा है, मतलब अपने दुख से शुरू होकर दूसरों के भले तक पहुंचने की। इस पर बौद्ध दर्शन का भी गहरा असर है, जो मानता है कि जीवन क्षणभंगुर है और दुख उसका एक हिस्सा है। तो असल में ये कविता जिंदगी के एक पूरे चक्र को बस 3 शब्दों में बयां कर देती है। उमड़ी यानी जीवन शुरू हुआ, बरसी यानी जीवन ने अपना उद्देश्य पूरा किया, और मिट गई यानी जीवन का अंत हुआ क्योंकि वो क्षणभंगुर था। और फिर आती हैं कविता की आखिरी और शायद सबसे असरदार पंक्तियां, जो मानो पूरी जिंदगी का सार हों। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। तो दुख से शुरू हुई ये कविता दुख पर खत्म नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की कीमत इस बात में नहीं है कि हम कितने साल जिए या पीछे क्या निशान छोड़ें। कीमत इस बात में है कि क्या हमने अपना मकसद पूरा किया, क्या हम निस्वार्थ भाव से दुनिया के कुछ काम आए। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या दुख, जिसे हम हमेशा एक नेगेटिव चीज मानते हैं, क्या उसमें भी कोई सार्थकता, कोई मीनिंग हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।